गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रामकृष्ण कुमार। वेलकम टू नीतीश क्लासेस इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 12 बिहार बोर्ड 2027 के लिए अपना सब तन मन धन से तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं अपना सब सिलसिला अपना रहे थे। और आज का सेशन या बहुत ही जबरदस्त इम्पोर्टेंट और लाजवाब होने वाला है। और आज अपना सब जो है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे थे, पॉलिटी विषय का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसका आज क्लास 15 होने वाला है दोस्तों। 15 क्वेश्चन, इट मीन्स आज अपना सब टोटल 150 क्वेश्चन अपना सब निपट देंगे इस वीडियो के बाद। तो यदि अभी आप सबको ये सेशन शुरू से अंत तक जो देख रहे हैं उसको अच्छा लग रहा है, मजेदार लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और इसी के साथ में जो अपना सबको टारगेट मिला है, जो अपना सबको जो टारगेट है 450 प्लस, तब तक इसको नहीं तोड़ेंगे, तब तक इसको नहीं चूमेंगे, तब तक इसको नहीं पकड़ेंगे, तब तक मेहनत करते रहेंगे। से यस या नो दोस्तों, एक बार कमेंट राय विचार मानना चाहिए। जी गुरुजी आप सही बता रहे हैं। और आप फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज आप इस यहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट एनी चार्ज आप इस टाइप का अवेलेबल नोट्स करवा सकते हैं, एकदम कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप हर दिन जो है नीतीश क्लासेस ये ऐसा पीडीएफ हमेशा फ्री ऑफ चार्ज बच्चों को प्रोवाइड कराते रहता है। इस टाइप का पैनल पीडीएफ आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हर दिन मिलता है और आज भी मिलेगा। आपको लेना है या तो एक नंबर पर आपको इस पर कांटेक्ट करना है 9534023725, और एक नंबर और है 7903534066। इस दोनों नंबर से आप किसी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मैसेज करिएगा सर हमको पीडीएफ चाहिए क्लास 12 इंटर परीक्षा आर्ट्स का पॉलिटी विषय का, तो आपको जरूर मिलेगा। और आप इसके बदले में आप चाहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। आइए अपना सब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन का मजेदार धुआं उड़ाते हैं। तो जो अभी तक में सेशन में नहीं जुटे हैं उसको जल्द, और आपको जैसे पता है 6:30 बजे शाम को हर निश्चित दिन पॉलिटी और हिस्ट्री का क्लास हो रहा है नीतीश क्लासेस पर, तो जुड़ना भूले नहीं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर अपना सब। सबसे पहला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं और देखिए कितना लाजवाब है, शानदार है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था। देखिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था, ये बात आपको हम बताए थे कि भारत का जो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था। आपको याद होगा कि 26 जनवरी 1930 को, कब दोस्तों, 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी जो है क्या किया था, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर जो है मध्यरात्रि 12 बजे क्या किया था, हमारा देश का झंडा फहरा दिया था और बोला कि आज से हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, खुलेआम दौड़ेंगे उड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खुला आम रहेंगे, हम आज से क्या है, आजाद है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र की घोषणा कर दिया था 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए हमारा संविधान तो बन गया था 26 नवंबर को। कब बन गया था, 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, 1949 को ही बन गया था। लेकिन लागू जो हुआ दोस्तों, लागू जो हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और यही दिन हमारे देश को क्या बोला गया, हम गणतंत्र हैं। क्या है दोस्तों, हम गणतंत्र हैं।
इसी को अपना सब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन हमारा देश को क्या मिला है? हमारे देश में संविधान लागू हुआ। क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। आई होप आपको पता चल गया होगा। अपने सब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, तो अपने सब लिखेंगे 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया, बोला कि हम आज से क्या है? स्वतंत्र है। पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया, इतनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया कि आज से हम आजाद है। क्या है? आजाद है। ठीक है। पूर्ण स्वराज दिवस मनाकर अंग्रेजी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया। आपको बताएं, पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया। इसीलिए उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन भारत पूर्ण गणराज्य बना और संविधान देश का सर्वोच्च कानून बन गया। और यही दिन जो है दोस्तों हमारे देश में संविधान लागू होता है और संविधान भारत का सर्वोच्च कानून बन गया। संविधान के आगे कोई व्यक्ति नहीं है। संविधान के ऊपर नहीं राष्ट्रपति है, नहीं प्राइम मिनिस्टर है, नहीं सीएम है, डीएम है, एसपी है, कोई नहीं है। सभी लोग संविधान के नीचे है और सभी लोग को इक्वलिटी दिया गया है भारत में। दोस्तों समझ रहा है कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन मजेदार लगा होगा, धमकदार लगा होगा, शानदार लगा होगा। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अपना सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। देखिए बड़ा गजब है, शानदार है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई भरपूर है, इसमें कमी कुछ नहीं होगा। देखिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों में क्या अंतर है। देखिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों में अंतर पूछ रहा है। क्या गजब क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा गजब है। देखिए क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दल, दल मतलब आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय पार्टी, इट मीन्स इंटरनेशनल पार्टी। और जो होता है वो एक क्षेत्रीय पार्टी होता है, इट मीन जो है प्रोविजनल पार्टी कह सकते हैं हिंदी में। ठीक ना? क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, ठीक ना? क्षेत्रीय, क्षेत्रीय दल। देखिए इसमें क्या अंतर होता है। इसमें बहुत सारा अंतर होता है। राष्ट्रीय पार्टी जो होता है वो पूरे देश में क्या करता है दोस्तों? पूरे देश में चुनाव लड़ता है। क्या करता है? पूरे देश में चुनाव लड़ता है। और ये जो है स्पेशल, क्या बाबू? स्पेशल क्षेत्र में ही जो है, स्पेशल क्षेत्र में ही चुनाव लड़ता है। देखिए बोलिएगा सर, आधा इंग्लिश आधा हिंदी। क्षेत्र स्पेशल मतलब कि कुछ खासे क्षेत्र में ये क्या करता है? चुनाव लड़ता है। ये जो मुद्दा उठाता है, इसका जो मुद्दा होता है, कोई भी चीज का जो है इसका जो मुद्दा होता है, ये पूरे राष्ट्र के लिए, इट मीन्स पूरे देश के लिए ये मुद्दा उठाता है। ठीक ना? पूरे राष्ट्र के लिए ये जो है कोई भी मुद्दा उठाता है। लेकिन इसका जो मुद्दा होता है, कोई भी मुद्दा होता है, इसका मुद्दा क्या होता है? इसका मुद्दा स्पेशल होता है, कुछ ही प्रांत के लिए खास। लिख सकते हैं खास क्षेत्र का मुद्दा होता है। ठीक है? इसमें किसी खास क्षेत्र का मुद्दा होता है, जो क्षेत्रीय दल होता है। और यह जो है इसमें जो मुद्दा होता है पूरे राष्ट्र का मुद्दा होता है। आप कुछ एग्जांपल बात कर लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल बात कर लेते हैं। कौन कौन पार्टी ऐसा है जो कि क्या है, जो कि क्षेत्रीय है, तो उसका बात हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए। ये तो चलेगा नहीं, इस पर ये चल जाएगा। चलिए इसमें देखिए क्या कहा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। बीजेपी, बीजेपी क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय दल है। आपको पता होना चाहिए कांग्रेस, क्या? कांग्रेस क्या है? ये जो है क्षेत्रीय दल है, सॉरी राष्ट्रीय दल है। आपको पता होना चाहिए एएपी, ठीक है? एएपी, ठीक है? एक पार्टी है जो कि दिल्ली में लड़ता है, केजरीवाल इसका अध्यक्ष कर रहा है। समाजवादी पार्टी, कौन पार्टी बाबू? समाजवादी समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लड़ते हैं। ये सब पार्टी क्या है? ये सब पार्टी जो है क्या है? राष्ट्रीय दल है।
जो कि पूरा देश का मुद्दा उठाता है। और ये क्षेत्रीय पार्टी में देख लीजिए, हमारे देश में, हमारे राज्य में ही जो है आरजेडी की बात कर लेते हैं, क्या ये पूरा देश का मुद्दा उठाता है? नहीं, क्षेत्रीय मुद्दा उठाता है। और बात कर लेते हैं जेडीयू, ठीक ना, जेडीयू, जेडीयू हो गया जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। और ही पार्टी की बात कर लेंगे, वीआईपी पार्टी, वीआईपी पार्टी जो कि मुकेश सहनी का है, क्षेत्रीय पार्टी है। ये क्षेत्रीय है, ये क्या है दोस्तों, ये आपको राष्ट्रीय पार्टी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया अपना से, अपना क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल में क्या अंतर है। तो लिखेंगे राष्ट्रीय, जिसका राजनीतिक प्रभाव और संगठन कई राज्यों में होता है, उसे राष्ट्रीय दल कहा जाता है। जिसका राजनीतिक संगठन और प्रभाव कई राज्यों में होता है, एक से अधिक राज्यों में होता है, उसको राष्ट्रीय दल कहेंगे। जैसे कि उदाहरण भाजपा, जिसको बीजेपी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है, आम आदमी पार्टी, जिसको आप कहा जाता है, आम आदमी पार्टी, जो कि केजरीवाल का पार्टी है, इसको, ये सब क्या है, ये सब राष्ट्रीय पार्टी है। समाजवादी पार्टी क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है। ये सब एग्जांपल लिख सकते हैं। क्षेत्रीय पार्टी, जिसका प्रभाव मुख्यतः किसी एक राज्य या विशेष क्षेत्र में तक ही सीमित रहता है, उसे क्षेत्रीय दल कहा जाता है दोस्तों। जिसका प्रभाव क्षेत्र या फिर संगठन किसी एक राज्य या फिर किसी खास या फिर विशेष क्षेत्र में ही सीमित रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अपना सब कहते हैं क्षेत्रीय पार्टी। जैसे कि उदाहरण क्या है, दरमुख, दरमुख, बीजेडी, बीजेडी क्या क्या है, तेलुगु देशम पार्टी या फिर बीजेपी या फिर जेडीयू, वीआईपी, ये सब एग्जाम्पल लिखिए। ये सब पूरा देश का एग्जाम्पल लिख लिया है, नहीं पता है तो आप ये सब लिखिए। ये सब क्षेत्रीय पार्टी है दोस्तों। बताइए समझ में आया कि नहीं। एक बार अपना राय विचार कमेंट में दीजिए, हम आपका कमेंट पढ़ रहे हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला दरबार है, देखिए कौन कौन आए हुए हैं। चलिए अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में पेश कीजिए, हम देख रहे हैं। चलिए यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत, किसी की समस्या, किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना गजब है, लाजवाब है, शानदार है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख करके मन गदगदा जाता है भाई। देखिए रिपीटेड, देखिए 21 में 25 में पूछा गया है, और 12th क्लास में दो बार रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ही मायने रहता है दोस्तों, समझ रहे कि नहीं। देखिए क्षेत्रवाद क्या है, देखिए क्षेत्रवाद क्या होता है। क्षेत्रवाद क्या होता है, जब कोई क्षेत्र का लोग, कोई विशेष क्षेत्र का लोग जो होता है, अपने क्षेत्र के लेकर के, अपने अपने भौगोलिक दृष्टि से लेकर के, इसको भौगोलिक 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 दृष्टि को लेकर के, अपने भाषा को लेकर के, अपने भाषाई लेकर के, अपने 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 सांस्कृतिक को लेकर के, क्या, अपने सांस्कृतिक को लेकर के क्या करेगा, वो जो है अपना क्षेत्र को ज्यादा प्रभाव मानेगा, वो अपना क्षेत्र को ज्यादा उन्नति प्रगति करना चाहेगा, वो अपना क्षेत्र को राष्ट्रीय एकता अखंडता से ज्यादा बढ़ के मानेगा। क्या मानेगा, इट मीन्स उसके लिए देश नहीं, उसके लिए पहले अपना राष्ट्र, अपना अपना भाषा, अपना संस्कृति, अपना सांस्कृतिक, ठीक ना, अपना संस्कृति लिखा गया, हाँ संस्कृति, सांस्कृतिक, अपना संस्कृतिक को मानेगा, अपना भाषा को ज्यादा मानेगा, ठीक ना। यहाँ पर राष्ट्र को कम मानेगा और अपना देश को ज्यादा मानेगा, तो ऐसा भावना उत्पन्न हो जाता है, उसी को कहते हैं क्षेत्रवाद। क्या कहते हैं, क्षेत्रवाद। और क्षेत्रवाद अलगाव हो जाने के बाद, क्षेत्रवाद पनप जाने के बाद, या जो है देश के, क्या बाबू, देश के जो है एकता और अखंडता के लिए क्या होता है, चुनौती होता है। देश के एकता अखंडता के लिए क्या होता है, चुनौती होता है। समझ रहे कि नहीं दोस्तों। तो लिखेंगे क्षेत्रवाद एक विशेष भौगोलिक, भाषाई या सांस्कृतिक क्षेत्र के लोगों में अपने क्षेत्र के प्रति अत्यधिक लगाव और निष्ठा की भावना है। इसमें वे अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से
ऊंचा मानते हैं। क्या मानते हैं? क्षेत्रीय हितों को, अपने हितों को, अपने भाषाई भौगोलिक क्षेत्रों को, अपनी संस्कृति को राष्ट्रीय संस्कृति सभ्यता या फिर जो भाषाई से ऊंचा मानता है। क्या मानता है? ऊंचा। इट मीन देश को निम्न मानता है और अपने राष्ट्रीय एकता अखंडता को निम्न मानता है और अपने क्षेत्र को ज्यादा प्रभावी मानता है। या कभी कभी पृथक पहचान और स्वतंत्रता की मांगों को जन्म दे सकता है। ये जो है कभी कभी जो स्वतंत्रता को जन्म दे सकता है या फिर जो है अलग पृथक पहचान को जन्म दे सकता है, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती मिल सकती है। इससे क्या होता है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती मिल सकता है। दोस्तों, ये हमारे राष्ट्र के लिए क्षेत्रवाद ठीक ठाक नहीं है। ये बात तो समझ में आ गया। वो कथई ठीक नहीं होगा जिसमें अपना क्षेत्र, अपना भाषा, अपना संस्कृति को ऊंचा और राष्ट्रीय एकता अखंडता को निम्न माना जाता है। वो कुछ भी हो, वो देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। तो क्षेत्रवाद क्या है दोस्तों? देश और समाज के लिए खतरा है। दोस्तों समझ रहे कि नहीं? तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा क्षेत्रवाद क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। देख लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है। अधिकार को परिभाषित करें। अधिकार को परिभाषित करने के लिए कहता है अधिकार, या फिर यही क्वेश्चन देखिए 21 में पूछा था और 23 में यही क्वेश्चन को अधिकार किसे कहते हैं इसको देखने के लिए कहता। अधिकार, अधिकार इट मीन्स लोगों को स्वतंत्रता। अधिकार किसको कहते हैं? अधिकार को परिभाषित करने के लिए कहते हैं अधिकार का तात्पर्य होता है लोगों का स्वतंत्रता से। क्या बाबू? लोगों को स्वतंत्रता से, लोगों को सुविधाओं से। क्या? सुविधाओं से। सुविधाओं से इसका क्या होता है? इसका जुड़ाव होता है। तो लिख लेंगे, अपना सब लिखेंगे। अधिकार वे स्वतंत्रताएं और सुविधाएं हैं जो व्यक्ति के विकास, सम्मान, स्वतंत्र जीवन के लिए आवश्यक होती है तथा जिन्हें समाज और राज्य द्वारा मान्यता और संरक्षण प्राप्त होता है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सके और अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके। ये होता है क्या दोस्तों? ये होता है अपना सबका अधिकार। अधिकार मतलब स्वतंत्रता, सुविधाएं जिससे व्यक्ति अपना विकास, अपना सम्मान, अपना स्वतंत्र जीवन जी सके, उसी को कहते हैं अधिकार। जहां पर व्यक्ति को अपना विकास, सम्मान और स्वतंत्र जीवन जीने का लायक नहीं मिलता है, उस व्यक्ति को वहां का अधिकार नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे कि उस व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। क्या भारत में ये सब सुविधा दिया गया है कि नहीं? भारत में व्यक्ति को अपना अधिकार दिया गया है। व्यक्ति को विकास करने का अधिकार है, व्यक्ति को अपना अपना सम्मान है, व्यक्ति अपना स्वतंत्र जीवन जी सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि नहीं दोस्तों? बताइए। जी हाँ दोस्तों, दिया गया है। इसको कहेंगे अधिकार। ठीक है, ये जो है व्यक्ति को अपना गरिमापूर्ण जीवन जीने का व्यक्तित्व देता है, या फिर जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो है संपूर्ण विकास देता है, संपूर्ण चुनौती देता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। और ये सब आपको चाहिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मंगा सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। और इस टाइप का यदि कोई भी अभी तक में जो है क्लास 12 इंटर परीक्षा 2027 में एग्जाम देने वाले हैं और आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा, आप यहाँ नीतीश क्लासेस पर फ्री ऑफ चार्ज आप पढ़ सकते हैं। और इस टाइप के पैनल पीडीएफ रोज दिन लेकर के और अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। और ये पार्ट क्या है बाबू? ये पार्ट 15 होने वाला है, 15 है। और इससे पहले 14 क्लास हो चुका है। इट मीन्स 140 क्वेश्चन कर दिया है। और ये सब का बात आप रट लेते हैं। आपको हम गिन कर कहते हैं, लिखित के साथ कहते हैं, आप अपना टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं, आराम से अचीव कर सकते हैं 450। इसमें कोई दिक्कत, कोई दोहराई की बात नहीं है। चलिए अपना सब क्वेश्चन की ओर अपना मूव करते हैं। ये क्षेत्रवाद तो हो गया दोस्तों, ठीक है, अधिकार का भी बात कर लिए हैं। और ये आज का क्वेश्चन होने वाला है 155, इट मीन 155। सह जांच आयोग क्या है? देखिए सह जांच आयोग क्या है, बड़ा गजब क्वेश्चन। देखिए सह जांच आयोग का जो है गठन जो हुआ था, इसका गठन जो हुआ था ये 1977 में किया गया था, जिस समय जनता पार्टी का सरकार बना था। किसका? जनता पार्टी का सरकार बना था। आपको पता होना चाहिए 1975
1975 से लगभग 1977 के बीच में जो है क्या हुआ था, 25 जुलाई 1975 में क्या हुआ था, हमारे देश में आपातकाल लगा था। क्या लगा था? आपातकाल। आपातकाल। इस आपातकाल को जो है, इस आपातकाल को जांच करने के लिए, क्या करने के लिए दोस्तों, इस आपातकाल को जांच करने के लिए कि क्या सही में आपातकाल लगाना था, क्या रियलिटी में आपातकाल हुआ, क्या आपातकाल के दौरान क्या क्या लोगों को क्या क्या परेशानियां हुआ, वो परेशानियां चेक करने के लिए, आपातकाल सही था कि गलत था, इसको प्रूव करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ, जिसको कहते हैं क्या, सह जांच कमेटी। क्या कहते हैं? सह जांच आयोग या फिर सह जांच कमेटी इंग्लिश बोले, ठीक। इसका गठन किया गया था और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, उसको बनाया गया था, किसको बनाया गया था? इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था, मोरारजी देसाई सरकार के जो है, इसका सह आयोग का जो, इसका देखिए यहीं पर लिखा था, इसका अध्यक्ष को इसको बनाया गया था, ठीक ना। इसका अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति जेसी शाह को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? न्यायमूर्ति जेसी शाह को बनाया गया था, जिसके कारण जो है इसी को जेसी शाह, इट मीन शाह कमेटी, ठीक है, इसको का नाम पर रखा गया था। इसका अध्यक्ष था। इन्होंने अपना रिपोर्ट जैसे ही पेश किया, इस रिपोर्ट को पेश करते ही पता चल गया आपातकाल के दौरान कितनी कितने लोगों पर अत्याचार किए गए थे, ठीक ना। ये बात आपको पता चल गया होगा। देखिए लिखेंगे, सहजांच आयोग का गठन मोरारजी देसाई सरकार ने 28 मई 1977 को किया गया था, ठीक ना। सहजांच आयोग का गठन मार्च 1977 में जनता पार्टी, आपको बताएं जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान की गई जातियों दुर्व्यवहारों और सत्ता के दुरुपयोग की जांच करना था। न्यायमूर्ति जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में आपातकाल के दौरान हुए अनेक उल्लंघनों को उजागर किया। ये जो है जितना भी उल्लंघन हुआ, जितना भी जो है समस्याएं हुआ, सभी का क्या किया, ये जो है इस कमेटी में बताया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारे साथ देख लेते कौन कौन आ चुके हैं, जुट चुके हैं, एक बार उसका राय विचार लेना जरूरी होता है। चलिए, विपिन बिहारी बिंदुल कुमार, चलिए, किसी कोई दिक्कत बताइए बिंदुल भैया, किसी कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। सह जांच आयोग के बारे में आपको पता चल गया होगा कि इसका गठन जो है मोरारजी देसाई के सरकार के समय हुआ था, जो कि जनता पार्टी के नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, इसी का पार्टी था। इसका यह जो सा जांच कमेटी जो बैठाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था 1975 से 1977 के दौरान, आपातकाल के दौरान की गई जो है दुर्व्यवहार, सत्ता का दुरुपयोग पर जांच बैठाया गया था। इसका अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति जेसी शाह को बनाया गया था। जेसी शाह की रिपोर्ट के अनुसार आपातकाल के दौरान हुए अनेक उल्लंघनों का उजागर किया गया था। ये बात आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही गजब है, शानदार है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? देखिए, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, अभी जस्ट हमने बताया है, वे दल जो किसी खास क्षेत्र या राज्य में चुनाव लड़ता हो उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। क्षेत्रीय दल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय मुद्दा ही होता है या फिर प्रांतीय मुद्दा होता है, ठीक ना। जैसे कि एग्जांपल में आरजेडी ले लेंगे, जेडीयू ले लेंगे, वीआईपी ले लेंगे, ठीक ना, ये सब एग्जांपल आप लिख सकते हैं। देखिए, डीएमके का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक ना, अकाली दल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये सब क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक ना, बता देंगे आराम से। अभी जस्ट प्रश्न में चर्चा किया है इस पर। क्षेत्रीय दल वे राजनीतिक संगठन होते हैं जिसका जिसका जनाधार और प्रभाव किसी विशेष राज्य या भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। इसका जो जनाधार या फिर जो इसका प्रभाव जो होता है, किसी विशेष राज्य, कोई विशेष राज्य में या फिर जो है किसी भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। ये दल अक्सर स्थानीय मुद्दा, इट मीन ये जो इसका मुद्दा जो होता है, इस पार्टी का स्थानीय मुद्दा होता है, भाषाई होता है, संस्कृति या क्षेत्रीय पहचान की वकालत करते हैं।
जैसे अकाली दल या फिर जो है डीएमके, आरजेडी या फिर वीआईपी, जेडीयू इत्यादि, ये सब भी बात लिख सकते हैं। समझ रहे कि नहीं? ये सब एग्जांपल आप आराम से बता सकते हैं। बताइए क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए, क्या है कि आपके लिए हम तत्पर रहते हैं। वीडियो आप पोस्ट पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूट करना, जितना तकलीफ हो, संकट हो, सब हरना, ये सब के लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन आज का 157 क्वेश्चन होने वाला है। क्षेत्रीय सहयोग से आप क्या समझते हैं? देखिए क्षेत्रीय सहयोग से आप क्या समझते हैं? देखिए क्षेत्रीय सहयोग का तात्पर्य होता है कि कोई भी क्षेत्र हो, जैसे कि ये क्षेत्र है, यहाँ के सभी लोग मिल करके जो है मिल करके जो है साझा कार्य करें। क्या? साझा 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 कार्य। क्या बाबू? साझा कार्य से है। इट मीन्स क्षेत्रीय सहयोगी से क्या आप समझते हैं? किसी भी क्षेत्र का वह संगठन जिसमें सभी लोग मिलकर कार्य करे, उसे क्या कहते हैं? सहयोगी या फिर क्षेत्रीय सहयोग कह सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्षेत्रीय सहयोग का तात्पर्य एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में स्थित देशों द्वारा साझा हितों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना है। आपको बताएं यहाँ पर क्या होता है? साझा कार्य में सभी लोग मिलकर काम करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना होता है। क्षेत्रीय सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ये इसीलिए जो है सभी लोग जो है मिलकर कार्य करते हैं, साझा हित में कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य यही होता है कि सभी लोग का आर्थिक विकास हो दोस्तों। क्या हो? आर्थिक विकास हो, सभी लोग व्यापार में इन्वॉल्व हो। क्या हो? व्यापार करें, सब लोग मिलकर व्यापार करें, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिले, इसीलिए सभी लोग क्षेत्रीय सहयोग में विश्वास करते हैं। ठीक है, या आपसी विश्वास और समझ को बढ़ाकर सामूहिक प्रगति में सहायक होता है। जैसे एक समिति होता है सार्क, जिसमें बहुत सारा देश इसमें अपना संगठन देते हैं, अपना योगदान देते हैं, जिसके चलते ये सार्क कमिटी जो है ये चलता है। ठीक है, इसमें भारत भी शायद शामिल है, भारत भी है। ठीक है, ये सब बात आपको पता हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन सब मूव करते हैं। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत, किसी की समस्या, एक बार आप मैसेज कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और हम आपको बता दें यहाँ पर 6:30 बजे हर रोज और हर समय आपको 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक क्लास मिलती है, हिस्ट्री का भी और जो पॉलिटी का भी। चलिए अगला क्वेश्चन की और अपना से मूव करते हैं, और आज का क्वेश्चन ये देखिए 158 है। क्षेत्रीय क्षेत्रीयतावाद क्षेत्रीयतावाद से आप क्या समझते हैं? देखिए क्षेत्रीयतावाद से क्या समझते हैं? देखिए आपको हम जस्ट बताया है क्षेत्रीयवाद क्या होता है, कि क्षेत्रीयतावाद एक विशेष भौगोलिक, भाषाई या फिर सांस्कृतिक हितों के लिए किया जाता है, जिसमें अपना क्षेत्र के सांस्कृतिक, भाषाई, भौगोलिक क्षेत्र को राष्ट्रीय एकता अखंडता से ऊंचा मानते हैं। क्या मानते हैं? राष्ट्रीय एकता अखंडता से ऊंचा मानते हैं। और क्षेत्रीयतावाद भारत के एकता अखंडता को चुनौती पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? चुनौती पहुंचाते हैं। ये बात आपको हम जस्ट आपको बताए हैं। लिखेंगे क्षेत्रीयतावाद एक विशेष भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक क्षेत्र के लोगों में अपने क्षेत्र के प्रति अत्यधिक लगाव और निष्ठा की भावना है। तो पूछा जाएगा क्षेत्रीयवाद क्या है? तो क्षेत्रीयतावाद एक विशेष भौगोलिक, भाषाई, सांस्कृतिक क्षेत्रों के लोगों में अपने क्षेत्र के प्रति अत्यधिक लगाव और निष्ठा से है। क्या है? निष्ठा की भावना से है, इसी को क्षेत्रीयतावाद कहते हैं। ठीक है, इसमें वे अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से
ऊंचा मानते हैं। और क्षेत्रीयतावाद, इसमें क्षेत्रवाद जो होते हैं, वो क्षेत्रवाद के लोग जो होते हैं अपने क्षेत्रीय हितों को, अपने क्षेत्रीय हितों को, जो वहाँ पर सांस्कृतिक का लोग रहते हैं, जो वहाँ का भाषा बोलने वाला लोग रहते हैं, जिस टाइप का भौगोलिक दृष्टि रहता है, वो उसको अपने राष्ट्रीय हितों से ज्यादा ऊपर मानते हैं। याद रखिएगा, ये ज्यादा ऊपर मानते हैं अपने राष्ट्रीय हितों से। यह कभी कभी पृथक पहचान, स्वैतता, इट मीन्स अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता की मांग को जन्म दे सकते हैं। और कभी कभी जो है क्षेत्रीयतावाद जो होता है, कभी कभी पृथक पहचान भी मांग सकता है। देश में अपने राजनीतिक संगठन जो सत्ता चलाते हैं नेता मुखिया से, वो क्या कर सकते हैं, अपना देश, अपना क्षेत्र के हित के लिए वो पृथक, वो जो है पृथक पृथक पहचान भी बन सकते हैं, या फिर अपना स्वतंत्रता, इट मीन्स अपना निर्णय खुद लेने का डिसीजन भी मांग सकते हैं, ठीक है, जिससे राष्ट्रीय एकता को चुनौती मिल सकती है। इससे क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रीय एकता को चुनौती मिलेगा। इससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता को चुनौती मिल सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्षेत्रीयतावाद क्या है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आता है स्वच्छता। स्वच्छता का बहुत सारा अर्थ मालूम नहीं होता, तो हम इसको ब्रैकेट में भी लिख दिए हैं, अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता, इसी को कहते हैं स्वच्छता। जैसे कि हमको स्वच्छता है, हम अपना निर्णय खुद लेते हैं, हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाते हैं, कैसे बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो अपना निर्णय खुद लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये निर्णय लेने का स्वतंत्रता दिया गया है। और इसी तरह जो क्षेत्रवाद का लोग रहते हैं, वे क्षेत्रवाद के लोग कभी कभी अपना स्वतंत्रता मांग सकता है कि हम इस क्षेत्र का निर्णय खुद लेंगे। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय इसमें जो है राष्ट्रीय एकता अखंडता को चुनौती मिल सकता है न। अब भारत के लोग कहेगा, बिहार वाला लोग के नहीं, हम बिहार के लिए खुद जो है अपना जो है स्वतंत्रता ले सकते हैं, अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। तो राष्ट्र कैसे होगा, एक सूत्र में कैसे बंधाएगा, बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। इसके लिए ये चुनौती हो सकता है देश के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्षेत्रीयतावाद क्या है। और ये चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। और यहाँ तक में सेशन अच्छा लगा होगा, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा था, नर्मदा बचाओ के पक्ष एवं विपक्ष के तर्क दीजिए। आपको पता है नर्मदा बचाओ, इस नर्मदा जो बांध है, ये जो है सरदार सरोवर बांध, एक बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध, जो कि किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। इसका जो है पक्ष और विपक्ष देने के लिए बात कहता है, क्या पक्ष है और क्या विपक्ष है। आपको पता है कि नर्मदा पर जो बांध बन रहा था सरदार सरोवर बांध, इसके लिए जो है बहुत सारा लोग को क्या हुआ, दिक्कत हुआ। इसके लिए ये आंदोलन कर दिए, इस परियोजना पर आंदोलन कर दिए, जिसको कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या कहते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन कारण क्या है, वहां के लोगों को क्या दिक्कत हुआ, इट मीन विपक्ष का तर्क दीजिए। और वहां पर पुल बनाया जा रहा है सरदार सरोवर बांध, उस बांध बनाने से क्या क्या फायदा होगा, इट मीन पक्ष का बात कीजिए। मतलब फायदा भी, और उसका जो है उल्टा अपोजिट जो है विपक्षी, उसका नुकसान क्या होगा वो भी गिनाने के लिए कह रहा है। फायदा इट मीन पक्ष का बात, नुकसान इट मीन विपक्ष का बात कर रहा है। तो देखिए फायदा क्या क्या हो रहा था, नर्मदा बचाओ इट मीन नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया था, इससे क्या होता था, वहां के लोगों से, वहां के लोगों का जो जमीन था वहां पर सिंचाई हो सकता था। क्या हो सकता था, सिंचाई हो सकता था। वहां के लोगों को बिजली मिल सकता था। क्या मिल सकता था, बिजली मिल सकता था। वहां के लोगों से बाढ़ से छुटकारा मिल सकता था। ये क्या हो गया, पक्ष का बात हो गया। क्या हो गया, पक्ष का बात हो गया। विपक्ष का बात क्या होगा, विपक्ष का बात यही होगा कि वहां का जो है लोगों को विस्थापित किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ नर्मदा बांध बनाया गया था, तो यहाँ पे बहुत सारा लोग रहते थे, यहाँ से लोग को हटा करके दूसरे जगह स्थानांतरित करना पड़ा। इट मीन्स ये लोगों का विस्थापन करना पड़ रहा था, पर्यावरण का नुकसान हो रहा था। क्या हो रहा था, पर्यावरण के नुकसान होता। बहुत सारा आदिवासी लोग जो वहां पर रहते थे वे बेघर हो गए। क्या हो गए थे, वे बेघर हो गए थे। ये सब क्या हो गया, विपक्ष का बात हो गया।
लिख देंगे अपना सब बहुत ही मजेदार से। नर्मदा बचाओ के पक्ष एवं विपक्ष के तर्क दीजिए, तो लिखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध परियोजना से जुड़ा है। पक्ष में तर्क, पक्ष में क्या क्या तर्क दिया गया है? परियोजना से सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हो सकता है, जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पक्ष के लिए 3 बात बोला गया है। पहला, सिंचाई सुविधा होगा, दूसरा का बिजली का उत्पादन होगा, तीसरा का बाढ़ पर नियंत्रण हो सकता है। ये 3 बात आप बता सकते हैं कि नहीं? आराम से बता सकते हैं। और देखिए विपक्ष का बात क्या हुआ था? विपक्ष में तर्क क्या दिया गया था? लोगों का विस्थापन पहला कारण, दूसरा का कारण पर्यावरण को नुकसान दूसरा हो गया, तीसरा का आदिवासियों की भूमि को छोड़ना पड़ा था, आदिवासियों की भूमि को छोड़ना पड़ा था, ये चौथा बात। और पांचवा बात क्या है? ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, जीवन पर प्रभाव पड़ रहा था, ये क्या हो गया? तीसरा बात हो गया। बताइए ये बात आप पक्ष और विपक्ष में भी लिख सकते हैं कि नहीं? पक्ष में 3 बात याद रखिएगा, सिंचाई सुविधा, बिजली का उत्पादन और बाढ़ पर नियंत्रण कर सकता था। विपक्ष में क्या हुआ? विपक्ष में आपको लोगों का विस्थापन, पर्यावरण का नुकसान और आदिवासी की भूमि छीन रहा था और जीवन पर प्रभाव। ये 4 बात आप याद रखिए। नर्मदा बचाओ का पक्ष और विपक्ष का बात हो गया, ठीक है ना? चलिए यहाँ तक भी किसी कोई दिक्कत, किसी की समस्या, तो एक बार अपना कमेंट राय विचार में पेश कीजिए। आपका देखा जा रहा है क्या हाल समाचार है। चलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है अभी तक में। चलिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए, हाउ आर यू सर जी? हाय, गुड इवनिंग, हेलो, ओके, सपना कुमारी। चलिए, खत्म हो गया तब सेशन आप आए, बड़ा गजब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और इसके बाद हिस्ट्री का क्लास जस्ट चालू होगा। देखिए रंग भेद की नीति क्या है? देखिए रंग भेद का नीति क्या है? देखिए 17 में 19 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए रंग भेद, इट मीन्स आपको पता होना चाहिए रंग भेद का जो है नीति, रंग भेद का नीति जो है कहां पर चला था? दक्षिण अफ्रीका में ज्यादा चल रहा था। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में ज्यादा चल रहा था। रंग भेद की नीति में क्या होता था? श्वेत लोग, क्या बाबू? श्वेत लोग जो है अपने आप को श्रेष्ठ मानते। क्या मानते हैं दोस्तों? अपने आप को क्षेत्र नहीं, श्रेष्ठ मानते। क्या मानते हैं? श्रेष्ठ मानते हैं। और अश्वेत लोग, क्या? अश्वेत इट मीन्स काले लोग को, अश्वेत मतलब क्या होता है? काला लोग। क्या? काला लोग को क्या मानते थे? ये अपने आप को निम्न मानते थे, मतलब नीचा मानते थे। क्या मानते थे? निम्न मानते थे, निम्न मानते थे। क्या मानते थे दोस्तों? निम्न मानते थे। ये अपने आप को ऊंचा और दूसरे को निम्न मानते थे, नीचा मानते थे। यही है रंग भेद का नीति। क्या दोस्तों? यही है रंग भेद का नीति। लिखेंगे रंग भेद की नीति का अर्थ है, अर्थ नस्ल के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करना। नस्ल इट मीन्स काला और गोला, काला और गोरा के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है, जो विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित था। आपको बताए ना, ये कहा विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थे। इसके तहत अश्वेतों को, श्वेत इट मीन्स अश्वेत जो कि बहुत ज्यादा संख्या में था, ये बहुसंख्यक था। जो अश्वेत को श्वेतो इट मीन्स अल्पसंख्यक था, और श्वेत द्वारा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। ये जो श्वेत लोग जो था इट मीन्स गोरा लोग जो था, काला लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ये सब किसी को अधिकार नहीं दिया गया था। काला लोग को नहीं राजनीतिक अधिकार दिया गया था, नहीं सामाजिक अधिकार था, नहीं आर्थिक अधिकार था। समझ रहे कि नहीं? इससे वंचित कर दिया था। इसका उद्देश्य नस्लीय श्रेष्ठता के आधार पर श्वेत प्रभुत्व को बनाए रखना था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, नस्लीय इट मीन्स काला गोरा के आधार पर श्रेष्ठता इट मीन्स हम गोरा है, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, शक्तिशाली हैं, हमको भगवान तुम सब पर क्या बोला है? तुम सब पर कब्जा करने के लिए बोला गया। ये नस्लीय श्रेष्ठता को आधार पर
श्वेत का जो है प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता था। इट मीन्स जो है गोरखा लोग अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता था। समझ रहे कि नहीं? ये बात आपको समझ में आ गया कि नहीं? चलिए कंटिन्यू कंटिन्यू, फाइंड फाइंड कंटिन्यू। चलिए कंटिन्यू रहना है अपना सबको। और ये सेशन कैसा लगा? ऐसे और क्वेश्चन होना चाहिए, एक दो क्वेश्चन और है, लेकिन अपना सब 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 ही क्वेश्चन रहने देंगे, ठीक ना? और ये सब क्वेश्चन अपना सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये आज का 10 क्वेश्चन कैसा लगा? अपना राय विचार कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला दरबार है। और इसके बाद जस्ट अभी हिस्ट्री का क्लास होगा, उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। और इस टाइप का यदि पीडीएफ चाहिए आपको, रोज दिन डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर दिन होता है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं फिर हिस्ट्री की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जस्ट मिलते हैं।